हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डिस्कस किया था और काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा उसी के अंदर। और आज हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू में हमारे जो नेक्स्ट तीन और जो यहाँ पे है वैल्यूज, वो क्या है। पहला है विटामिन, ठीक है, विटामिन को डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मिनरल को, इसके बाद मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे किसको, फाइबर। ये तीन और जो है मेजर न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर पाई जाती है, जहां से क्वेश्चन बनेगा। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, वो है हमारा विटामिन। विटामिन से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन की बात करें तो यहाँ पे जो विटामिन वर्ड है, ये जो विटामिन वर्ड है, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है फंक ने। याद रखना, साइंटिस्ट का नाम क्या है, फंक के द्वारा ये वर्ड दिया गया है। कब दिया गया है तो ये भी लिख लेना, कब दिया गया है, 1911 में, 1911 के अंदर ये फंक ने विटामिन शब्द दिया है, ठीक है। अब जो विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। याद रखना कौन से, एक है वाटर सोल्यूबल और एक है फैट सोल्यूबल। दो तरह के विटामिन यहाँ पे होते हैं। अब मैं आप छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास एक क्या है, कांच का ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास किसका है, कांच का। कांच का आपके पास ये ग्लास है। इस ग्लास के अंदर क्या बना हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब इस ग्लास के अंदर आप क्या डालते हो, मान लो हमने क्या डाला यहाँ पे, कीड़ा, इंसेक्ट हिंदी में बोलते हैं हम, इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं, हिंदी में मैंने लिखा कीड़ा। कीड़ा को मैंने ऐसे लिखा, ये क्या है, कीड़ा। इंसेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कीड़ा। मैंने इस कीड़े को यहाँ पे पानी के अंदर डाला। कांच के गिलास में आपने पानी भरा, याद रखना, कांच के गिलास में आपने पानी भरा, उस पानी में आपने एक कीड़ा डाला, एक इंसेक्ट डाला, जिसको हिंदी में कीड़ा कहते हैं। आप डालोगे तो वो कीड़ा आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा मतलब कि वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, वो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। जो कीड़ा आपने पानी के अंदर डाला वो पानी के अंदर नहीं घुलेगा, आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जो कीड़ा होता है वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता है। तो हम ये यहां से क्या समझा, हमने ये समझा कि जो कीड़ा होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो कीड़ा क्या होगा, फैट सोल्यूबल होगा। तो जो कीड़ा है इससे हमारे कौन कौन से विटामिन बने, देखो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो है ये क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। समझ में आ गया। याद रखने का तरीका क्या है, ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर कीड़े को डाला, तो कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, वो हमें दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर देखेंगे तो कीड़ा पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा जो है ये फैट सोल्यूबल हो गए। अब बचे कौन से हमारे, बचे कौन से, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आ जाएगा और ये सी, ये दोनों जो है विटामिन बी और सी, ये क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या कि जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, वो जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो याद रखना, विटामिन बी और सी जो होते हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, ठीक है। याद रखना, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। कौन से, बी और सी, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये जो है बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है। फैट हमारी, ये जो हमारी चमड़ी, हमने पहले भी बात की थी फैट के बारे में पढ़ा था, इसके नीचे परत होती है वो फैट की बनी हुई होती है। लेकिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं। यहां तक आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। तो विटामिन बी और सी जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, और विटामिन जो कीड़ा होता है जिसको हम के, ई, डी और ए बोलते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आगे हम बात करेंगे पूरे विटामिन की। तो विटामिन में सबसे पहले हम कौन सा विटामिन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे विटामिन डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, वो है विटामिन ए।
विटामिन ए को हम डिस्कस करने वाले हैं। किसको? विटामिन ए को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विटामिन ए के बारे में क्या चीज जानती है? तो विटामिन ए जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है विटामिन ए को बनाने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट है जो विटामिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है कॉपर। कॉपर जो होता है वो विटामिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कॉपर से आगे और इसमें पिगमेंट बनते हैं और यहां बनता है फिर क्या? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स बनता है और कैरोटीनॉइड से क्या बनता है? कैरोटीनॉइड से बनता है रेटिनॉल। रेटिनॉल बनता है। तो ये जो कैरोटीनॉइड है, क्लियर है, ये जो हमारा कैरोटीनॉइड है ये क्या कहलाता है? क्योंकि ये रेटिनॉल बना, रेटिनॉल से पहले क्या बना? कैरोटीनॉइड। तो इसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर। क्या कहा जाता है इसको? प्रिकर्सर कहा जाता है। किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रिकर्सर किसको बोलते हैं? कैरोटीनॉइड को। कैरोटीनॉइड्स बोलो, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं कैरोटीन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैरोटीन बोल देते हैं। याद रखना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम कैरोटीन बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैरोटीन बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का या रेटिनॉल का। तो विटामिन ए को हम कैरोटीन भी बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो ये जो कैरोटीन होता है, ये कैरोटीन होता है, ये जो होता है ये कलर वाला होता है। कलर वाला मतलब कि ये येलो कलर, येलो, गोल्डन और ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का या ऑरेंज कलर का। तो ऐसे जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल है जो येलो गोल्डन कलर या ऑरेंज कलर, नारंगी कलर के होते हैं, उसके लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैरोटीन होता है। हम सभी जन जानते हैं कि जो गाजर का पीलापन किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। तो जितने भी येलो कलर, गोल्डन येलो कलर या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो कैरोटीन की वजह से होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये किसकी वजह से होता है? फ्रूट्स एंड जो भी वेजिटेबल है, कौन सी? कलर वाली। ठीक है, जो भी कलर वाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी कलर वाली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक, तो कॉपर से क्या बनता है? कैरोटीनॉइड, और कैरोटीनॉइड से रेटिनॉल बनता है। रेटिनॉल हमारा विटामिन ए होता है, मतलब विटामिन ए से पहले बनने वाला। विटामिन ए से पहले क्या बनता है? विटामिन ए से पहले बनता है कैरोटीनॉइड। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है? तो कैरोटीन होता है, कैरोटीनॉइड होता है जो प्रिकर्सर होता है। कैरोटीन, इसी को हम विटामिन ए भी बोल देते हैं क्योंकि प्रिकर्सर है, जस्ट पहले वाला जो है ये एलिमेंट है। अब ये जो होता है कलर वाला होता है, मतलब येलो, गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर का होता है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो येलो कलर के, गोल्डन येलो कलर के, जो नारंगी कलर के होते हैं वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होते हैं। रेटिनॉल जो होता है, ये जो रेटिनॉल है ये होता है कलरलेस। ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है। किसके अंदर? रेटिनॉल के अंदर। जब ये कलरलेस नहीं होता है तो ये किसके अंदर पाया जाता है? तो कलरलेस नहीं होता है तो ये होता है लीफी वेजिटेबल में। जो लीफी वेजिटेबल होती है उनमें पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल में क्या पाया जाता है? रेटिनॉल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस होता है। तो लीफी वेजिटेबल के अंदर कौन सा विटामिन ए पाया जाता है? तो रेटिनॉल। और जो येलो, गोल्डन कलर या जैसे फ्रूट जो येलो कलर के, गोल्डन येलो कलर के या जो ऑरेंज कलर के होते हैं उनमें कौन सा विटामिन ए पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। क्लियर है? ये बेसिक चीज आपने समझी। सेकेंड हम बात करेंगे कि डिफिशियंसी, विटामिन की जो डिफिशियंसी है उससे कौन सी डिजीज होती है? विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन की डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला तो यहां पे आता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब शाम की 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद दिखना बंद हो जाता है और सुबह जब तक सूरज नहीं उगता तब तक दिखाई नहीं देता है। एक मूवी थी कादर खान की, शायद आपने देखी होगी, है ना। उसमें कादर खान को शाम की 6 बजे के बाद सूरज जैसे ढलते है उसके बाद दिखना बंद हो जाता है, वो जैसे सुबह सूरज उगता है दिखना शुरू हो जाता है। तो वो यही बीमारी थी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रात में दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देता है। सेकेंड बात करते हैं इसमें ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया ये जो होती है ये चाइल्ड, बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर होती है। ये जो हमारी आंखें होती है ना, आंखों के हमारे पास ये क्या है, पलके हम ऐसे झुकाते हैं, इसको है ना लपलपाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमारी आंखों के अंदर मॉइस्चर होता है, इसलिए हम इजीली आंखों को लपलपा लेते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें ड्राई होती है ना,
ठीक है। जब ड्राई हो जाती है हमारी आंखें तो हमारी आंखें ये इजीली हम पलके नहीं चिपका पाते, हमारी आंखें चिपकना शुरू हो जाती है। तो वो ये भी बीमारी जेरोफ्थेल्मिया जो है बच्चों के अंदर होती है। एक होता है हाइपर केराटोसिस, ठीक है, हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस में क्या होता है, हाइपर केराटोसिस ये एडल्ट के अंदर होती है, याद रखना ये एडल्ट के अंदर होती है। हाइपर केराटोसिस के अंदर क्या होता है, जो आंखें होती है हमारी, जैसे आप मेरी आंख देख रहे हो, मेरे आंख के अंदर आपको लाल कलर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं मतलब जिनके अंदर एक हाइपर केराटोसिस की बीमारी टाइप होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो आंखें होती हैं, आंखों के अंदर लाल कलर के आपको पैचेस दिखाई दे देंगे, धारियां दिखाई देने लगती है लाल कलर की। आप देखो, आप कभी कभी देखा होगा आपने, ऐसे अनजान व्यक्ति को देख लेते हो जिसकी आंखें एकदम बिल्कुल लाल दिखाई देती है, देख के डर जाते हैं अपन कि कितना खतरनाक दिख रहा है। तो वो जो लाल कलर के पैचेस या जो लाल कलर की धारियां दिखाई देती है वो हाइपर केराटोसिस की वजह से दिखाई देती है। तो ये तीन क्या है, ये तीन जो है बीमारियां हैं जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ए किसमें कितना पाया जाता है, ठीक है, विटामिन किसमें कितना ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए के बारे में बात करें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें, ठीक है, तो कौन सा फ्रूट है जिसमें विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है हमारा मैंगो। मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन, लेकिन मैंगो में कौन सा, पका हुआ, क्योंकि पका हुआ मैंगो ही क्या होता है, येलो कलर का होता है, जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बताओ कच्चे आम में, कच्चा आम जो है, कच्चे आम में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि जो कच्चा आम है, कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप तो आम सुनते ही सीधे सीधे लगा दोगे विटामिन ए, गलत हो जाएगा। कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि खट्टा होता है। तो कच्चे आम में विटामिन ए नहीं पाया जाता। विटामिन ए कब पाया जाता है, जब वो पूरी तरीके से पक जाता है, पीला हो जाता है, पिलपिला जाता है, तब, ठीक है। मैंगो के अंदर कितना, तो लगभग 4800 आयु, आयु का मतलब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है हमारा केरी का पप्पा, केरी का पपाया, ठीक है, ये कितना होता है, 2200 आयु, ठीक है। ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। वेजिटेबल की अगर बात करूं तो वेजिटेबल में आ जाएगा बथुआ लीव्स, बथुआ लीव्स, बथुआ की पत्तियां, और सेकेंड आता है हमारा कोलोकासिया, कोलोकेसिया की जो लीव्स होती है उसके अंदर, ठीक है। जो बथुआ की लीव्स होती है उसके अंदर लगभग 11300 आयु, और इसमें लगभग 10278 आयु। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, और एक इंटरनेशनल यूनिट बराबर होता है 0.003 मिलीग्राम। ये भी याद रख लेना, क्लियर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ऐसा कौन सा सोर्स है जो विटामिन ए का बेस्ट सोर्स माना जाता है, तो याद रखना यहां पे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो वो कौन है, वो है कैरोट। कौन है, कैरोट, मतलब गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। आप मैंगो मत लगाना, देखो क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि यार मेरे को चश्मा लगा हुआ है, नंबर है मेरे को क्या खाना चाहिए, तो आपको जनरली क्या बोलेंगे, आप गाजर खाओ, क्योंकि गाजर से हमारी आंखें अच्छी हो जाती है ना। जनरली आपने यही सुना होगा। ऐसा ही होता है, क्यों, क्योंकि हम मैंगो ज्यादा नहीं खा सकते। मैंगो ज्यादा खाने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, चेप वगैरह लग जाएगा चेहरे पे। पपाया ज्यादा खाने से दस्त लग सकती है, ठीक है। इसीलिए जो, और पर यूनिट जो प्रोडक्शन की बात करें ना, वो भी गाजर का ज्यादा होता है। मतलब मैंगो में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए किसमें होता है, तो वो भी कैरोट में ही होता है। कैरोट के अंदर ही मैक्सिमम जो है विटामिन का प्रोडक्शन होता है, वो कैरोट के अंदर ही होता है। पाया कितना जाता है, लगभग 3775 के आसपास आयु पाया जाता है। पाया कितना जाता है गाजर के अंदर विटामिन ए, तो लगभग 3740-45 के आयु के समथिंग इतना पाया जाता है, 3700 के समथिंग पाया जाता है। लेकिन पर यूनिट की बात करो तो सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में होता है, बेस्ट सोर्स कैरोट ही होता है, क्लियर है। तो विटामिन ए की जो पूरी कहानी है ये हमने यहाँ पे डिस्कस की, क्लियर है। विटामिन ए की जो पूरी कहानी हमने यहाँ पे डिस्कस की।
करेंगे विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, अब छोटा छोटा है, ज्यादा कुछ है नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन B1 के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को कहा जाता है केमिकली थायमिन। क्या कहा जाता है केमिकली? इसको थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी जो है इसकी कमी से रोग होता है, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब विटामिन बी या मोस्ट ऑफ द विटामिन बी जो है उनमें जो डिफिशियंसी होती है वो हमारे स्टमक से या हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी होती है। तो विटामिन बी जो है, जिसको हम थायमिन कहते हैं, इसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्लियर है? और अगर इसकी बात करें फ्रूट और वेजिटेबल में कौन सा ज्यादा पाया जाता है, बस यही देखना हमें इसके अंदर। फ्रूट के अंदर कौन पाया जाता है और वेजिटेबल के अंदर कौन पाया जाता है। तो फ्रूट और वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो फ्रूट में आप सबसे ज्यादा देखोगे किसको? फ्रूट में ये आपको मिलेगा केसव नट में। ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद केसव नट के बाद आता है वालनट। ठीक है, केसव नट के बाद वालनट। और वेजिटेबल में अगर आप देखोगे तो वेजिटेबल में सबसे ज्यादा ये पालक के अंदर मिलेगा आपको। पालक के बाद आपको मिल जाएगा ये पी के अंदर। ठीक है, अगर क्वांटिटी याद रखना हो तो क्वांटिटी में बता दूं, केसव नट की क्वांटिटी लगभग 630 मिलीग्राम। ठीक है, वालनट की है 450 मिलीग्राम, पालक की है 0.26 मिलीग्राम और पी की है 0.25 मिलीग्राम। क्वांटिटी अगर आप याद रखना चाहो तो क्वांटिटी भी यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो विटामिन बी के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, विटामिन बी के बाद हम विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है बच्चों? विटामिन B2 को क्या कहा जाता है केमिकली? राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों? इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 से। तो याद रखना, इससे क्या होता है? स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। कहां पर? क्रैक्स ऑन लिप। हमारे जो होठ हैं, हमारे होठों पर क्रैक्स आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठंडी के समय में हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी हो जाती है क्या, इसलिए हमारे होठ फट जाते हैं, हमारे मुंह फट जाता है? नहीं, वो तो एक सर्दी की वजह से फटता है। ठीक है, सर्दी की वजह से फट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें विटामिन B2 की कमी है। विटामिन अगर B2 की कमी होगी तो पूरे साल आपके होठ फटे हुए रहेंगे, पूरे साल आपके मुंह के जो कॉर्नर्स हैं वो फटे हुए मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि सर सर्दी में विटामिन B2 की कमी हो जाती है। नहीं, जब आप पूरे साल अगर आपके जो होठ है वो फटे हुए हैं, आपकी स्किन ड्राई रह रही है, मतलब आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी है। सर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें हमें कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल हमें खाना चाहिए? ठीक है, इसकी बेस्ट सोर्स क्या है? विटामिन B2 के लिए, विटामिन B2 के लिए जो बेस्ट सोर्स क्या है? तो यहां पे अगर आप फ्रूट्स की बात करोगे तो बिल है। बिल पत्र कितना? लगभग 1190 मिलीग्राम पर 100 ग्राम की मात्रा है। बिल के बाद होता है पपाया। पपाया में लगभग 250 मिलीग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो दो ही याद रखना है मोस्टली आपको, क्योंकि पहले नंबर वाला ऑप्शन में नहीं दिया तो पपाया को हमें फर्स्ट नंबर पर मानकर चलना पड़ेगा। फिर वेजिटेबल में बात करें तो वेजिटेबल में पहले नंबर पे तो पालक ही है। ठीक है, वेजिटेबल में पहले नंबर पर आपको क्या मिलेगा? पालक। और सेकेंड नंबर पर मिलेगा आपको चिलीज। पालक और इसकी क्वांटिटीज भी बता देता हूं। पालक की क्वांटिटीज आपको मिल जाएगी 0.56 मिलीग्राम और चिलीज की क्वांटिटी 0.39 मिलीग्राम। ठीक है, ये क्वांटिटीज भी आपको बता रहा हूं। तो विटामिन B2 में इतना ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन B3 की। अब देखो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 को कहा जाता है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड इसको कहा जाता है, किसको? विटामिन B3 को। और निकोटिनिक एसिड की वजह से कौन सी डिजीज होती है? इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा। पेलेग्रा डिजीज इससे होती है, याद रखना। आप सोच, अब इसमें एक चीज और बता दूं कि जो पेलेग्रा डिजीज है वो विटामिन 5 की वजह से भी होती है। याद रखना, विटामिन 5 की वजह से भी पेलेग्रा डिजीज होती है, लेकिन यहां पर निकोटीन जो नियासिन होता है उसकी वजह से मोस्टली पेलेग्रा डिजीज होती है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन से फ्रूट्स, मतलब बेस्ट सोर्स क्या है फ्रूट्स में और बेस्ट सोर्स क्या है
वेजिटेबल के अंदर। तो फ्रूट्स के अंदर बेस्ट सोर्स होता है लीची। लीची जो है बेस्ट सोर्स से लगभग 122 मिलीग्राम तक ये पाई जाती है। ठीक है, 122 मिलीग्राम तक पाई जाती है लीची। लीची के अलावा आप देख सकते हो लीची जो है फर्स्ट नंबर पर है। और वेजिटेबल में आप जाओगे तो एमरैंथस की लीव्स, लगभग पालक, इसमें भी पालक ही है पहले नंबर पर, पालक इसमें 3.3 मिलीग्राम। और सेकेंड नंबर पर है एमरैंथस। सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगा एमरैंथस की लीव्स 1.0 मिलीग्राम। ठीक है, मोस्टली आपको पहले विटामिन B3 के लिए लीची आपको लेना है, लीची का आपको सेवन करना है। क्लियर है? तो विटामिन B3 के अंदर इतना ही। और मैं आपको बता दूं अब आएगा विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7 और विटामिन 9। इनके अंदर कुछ ऐसा सोर्स नहीं दिया गया है कि किस फ्रूट में विटामिन ए ज्यादा होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है, विटामिन 7 ज्यादा होता है, विटामिन 9 ज्यादा होता है। तो बट यहाँ पे हमें पढ़ना रहता है तो हम मैं बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि विटामिन इसको 5 को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो होती है बर्निंग फिट। क्या होता है? बर्निंग फिट। बर्निंग फिट मतलब जो हमारे पाँव है ना, ये टॉयज है, टॉयज हमारे मतलब हमारे पाँव का जो ये तलवा है ये जलने लगता है, जलन करता है, यहाँ पे जलन होती है। बहुत सारे लोग हैं अक्सर जिनको चलने समय भी जलन होती है, जब सोते हैं सोते समय भी वहां पर जलन फील होती है। तो इसका रीजन क्या होता है? विटामिन 5 की डिफिशियंसी। ठीक है, विटामिन B6 की बात करें, B6 की, ठीक है, विटामिन B6 की बात करें तो इसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, हमारा ब्रेन जो है वो काम करना स्लो हो जाता है, हमारी आलसी प्रवृत्ति आ जाती है, मतलब हम आलसी हो जाते हैं। अगर मान लो विटामिन B6 की कमी है तो हमारे अंदर आलसीपन आ जाएगा, हमारी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो ब्रेन का जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेन फंक्शन भी काम करना कम कर देगा। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन B7 क्या नाम है? बायोटीन। बायोटीन इसको बोला जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है हेयर लॉस। हेयर लॉस होता है, साथ में रेडनेस आ जाती। कहां पर? आईज के आसपास, आईज के जो हमारे आंखें, आंखों के चारों तरफ रेडनेस हो जाता है। रेडनेस के अलावा हमारे जो नाक है, नोइस में यहाँ पे रेड पेजेस आ जाते हैं और चेहरे पर रेड पेजेस आ जाते हैं। तो आईज पर, नोइस पर और माउथ पर क्या आ जाता है? रेडनेस आ जाता है। हमारा चेहरा लाल लाल पेचेस आपको चेहरे पे दिखेंगे, आपके नोइस पे मतलब नाक पे दिखेंगे और आंख के चारों ओर रेड पेचेस दिखाई देते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B7 से। विटामिन B9 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड जो होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये IMP होता है किसके लिए? वुमन के लिए। ठीक है, औरतों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको जब प्रेगनेंसी के टाइम पे है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको, या प्रेगनेंसी के 2 या 3 महीने पहले से इनको फोलिक एसिड की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे ब्लड लॉस होता है और ब्लड लॉस होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको ओवरकम करने के लिए फोलिक एसिड या विटामिन B9 दिया जाता है। तो इससे जो ये क्या काम करता है फोलिक एसिड? ये क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब वही ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा? इसकी डिफिशियंसी से होता है एनीमिया। एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब वही जब प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड का जो लॉस होगा, ब्लड के लॉस होने की वजह से अगर मान लो विटामिन B9 भी कमी हो गई, विटामिन B9 की कमी होगी तो आरबीसी बनना बंद हो जाएगा। और जब आरबीसी नहीं बनेगा तो ब्लड की कमी होगी और ब्लड की कमी होने से एनीमिया डिजीज हो जाएगी। ये है B9। और B9 जो है मोस्टली अगर इसका सोर्स की अगर बात करूं तो लीफी वेजिटेबल जो है इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है। क्लियर है? तो ये विटामिन B9 तक की कहानी अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप विटामिन B12। किसकी? विटामिन B12 की। विटामिन B12 के बारे में क्या है? विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालेमीन।
ठीक है, साइनोकोबालेमिन कहा जाता है। मतलब इसको बनाने में जो मेन सोर्स है, विटामिन B12 को बनाने में जो सहायक होता है वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट से बनता है, और कोबाल्ट क्या है, एक तरीके का मेटल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेटालिक विटामिन बी कहा जाता है। किसको, विटामिन B12 को। कोबाल्ट क्या है, मेटल है, इसलिए इसको मेटालिक विटामिन बी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करता है किसका, आरबीसी का। जहां जहां आपको आरबीसी मिल जाए ना, मतलब समझ लेना वहां से कौन सी डिजीज होगी, तो एनीमिया डिजीज होगी। अब ये आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर मान लो इसकी कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो रोग कौन सा होगा, एनीमिया डिजीज होगी। क्यों, क्योंकि इसकी कमी हुई तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी मतलब ब्लड की कमी, ब्लड की कमी मतलब क्या होगा, एनीमिया डिजीज होगी। आपको पता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। लाइफ साइकिल जो होती है आरबीसी की कितनी होती है, 120 दिन की होती है। ठीक है, 120 दिन में आरबीसी खत्म, तो हमारी बॉडी में आरबीसी बनती रहती है, खत्म होती रहती है, बनती रहती है, खत्म होती रहती है। क्लियर है। चलो, ये विटामिन B12 के बारे में हो गया। विटामिन B12 हो गया, मतलब बी वाली कहानी खत्म। अब आते हैं विटामिन सी पर। अब आ गए हम विटामिन सी पर। विटामिन सी को क्या कहा जाता है बच्चों, विटामिन सी को कहा जाता है केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है। सिट्रिक एसिड जो है ना, सिट्रस के अंदर पाया जाता है, वैसे इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अब विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है, 90% फ्रूट और वेजिटेबल में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखना कितने, 90% फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर विटामिन सी आपको मिलेगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल में आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। 90% फ्रूट एंड वेजिटेबल में विटामिन सी मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि विटामिन सी का सबसे बेहतरीन स्रोत जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल ही है। क्लियर है। विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या है कि भैया आपने 1 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है, आपने 1 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है, टमाटर में भी होता है विटामिन सी। आपने 1 किलो टमाटर खरीदे और बोला कि यार आज तो मैं भर पर पूरे पेट भर के विटामिन सी खाने वाला हूं। तो आप गए घर पे और आपने क्या किया, उससे टमाटर की सब्जी बनाई, है ना, बढ़िया टमाटर की अच्छी लची सब्जी बनाई, और सब्जी बनाकर खाई आपने, और बोला कि आज तो मैंने पूरा विटामिन सी खाया। लेकिन आपने विटामिन सी कुछ भी नहीं खाया, 0 विटामिन खाया। क्यों, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है। जैसे ही आपने उसको गर्म किया, उसको कुक किया, उसको पकाया, उसके अंदर विटामिन सी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको पकाने पर विटामिन सी वाले जो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, जब हम इनको पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो इनके अंदर विटामिन सी खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हीट सेंसिटिव होता है। क्लियर है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बी कहा जाता है। अब सोर्स की बात कर लेते हैं इसके, तो किस फ्रूट के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखो, फ्रूट्स के अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है बारबाडोस चेरी के अंदर। कितना, लगभग 1400 मिलीग्राम। इसके बाद एनोला में, आंवला में कितना, 600 मिलीग्राम। कितना, 600 मिलीग्राम। लेकिन हमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आंवला का ही, कि भैया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन में बारबाडोस चेरी होता ही नहीं है, इसलिए आंवला को हमें टिक करके आना पड़ता है। आंवला को हम फर्स्ट मान लेते हैं। वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल का सबसे अच्छा होता है ड्रमस्टिक लीव्स। ड्रमस्टिक की जो लीव्स होती है वो, और सेकंड पे आप बोलोगे तो सेकंड पे आ जाएगा, इसमें लगभग 250 मिलीग्राम होता है। सेकंड बोलो तो कोरिएंडर लीव्स, धनिया जो होता है उसके अंदर लगभग 135 मिलीग्राम तक पाया जाता है क्या, विटामिन सी। तो फ्रूट में बारबाडोस चेरी और आंवला, वेजिटेबल की बात करो ड्रमस्टिक लीव और कोरिएंडर की लीव, धनिया पत्ती। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। क्लियर है विटामिन सी की। अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन डी। अब बात करेंगे हम विटामिन डी की। विटामिन डी को क्या कहा जाता है बच्चों केमिकली, विटामिन डी को कहा जाता है कैलोकैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है, कैलोकैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है केमिकली। क्या कहा जाता है, कैलोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और ये जो है इसका जो बेस्ट सोर्स होता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज होता है तो किसके द्वारा,
सनलाइट की वजह से, याद रखना सनलाइट जो है इसका बेस्ट सोर्स होता है, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। बाहर धूप में बैठो सुबह शाम तो आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से, इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उससे कौन सा डिजीज होती है, कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उससे रोग होता है रिकेट्स पहला, दूसरा होता है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट ये किसके अंदर होता है, तो ये बच्चों के अंदर होता है। पिजन चेस्ट क्या होता है अभी बताऊंगा, किसके अंदर होता है, चाइल्ड के अंदर। देखो पिजन चेस्ट मतलब ये जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां जो है विच कैल्शियम और फास्फोरस जनरली बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस मतलब ये कैल्शियम और फास्फोरस जो मिलता है मतलब विटामिन डी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विटामिन डी करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, विटामिन डी करेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है और आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी है और आप कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, करोंदा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तब भी आपकी कैल्शियम की पूर्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी को लीड करता है। अगर आपकी कैल्शियम की डिफिशियंसी है और विटामिन डी की भी डिफिशियंसी है तो पहले आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैल्शियम की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हो। अगर विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम खाए जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि विटामिन डी जो है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करता है कैल्शियम को। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे पिजन चेस्ट की, तो हमारा जो ये हड्डी है, ठीक है, ये ढांचा है, यहाँ पे इस तरफ हड्डियां निकली हुई रहती है, ठीक है, इस तरह की, यहाँ बता देता हूँ, है ना, ये इस तरह की हमारी हड्डियां होती हैं बॉडी में, ठीक है, इस तरह की हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे वाली जो बीच वाली एक हड्डी होती है ना, यहाँ वो बीच में उठ के निकल आती है ना, इस तरीके से बाहर उठ जाती है, यहाँ से उठी हो जाती है, यहाँ से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है ना। तो ये तो होगा पंख, मतलब बाहर आ जाती है, मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये चोंच बन जाती है, चोंच बन जाती है। तो ये तो हो गए पंख और ये बाहर निकल जाती है, तो एकदम पिजन की तरह दिखाई देता है। किसी तरह, पिजन की तरह, इसलिए इसको पिजन चेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया, इसलिए इसको पिजन चेस्ट कहते हैं। बच्चों में जनरली पाया जाता है। तीसरा है ऑस्टोमेलासिया। ऑस्टोमेलासिया ये एडल्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये 3 डिजीज विटामिन डी की कमी से होती है। हालांकि ये रिकेट्स या आपके ये सब किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी से ही होती है। लेकिन विटामिन डी जो होता है, ये विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, विटामिन डी ही। विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो कैल्शियम आप कितना भी खा लो कुछ नहीं होने वाला है। तो कैल्शियम की कमी से भी यही डिजीज होती है और विटामिन डी की कमी से भी यही डिजीज होती है। एक चीज समझ लेना, मतलब जो विटामिन डी है ये क्या करता है, लीड करता है कैल्शियम डिफिशियंसी को। कैल्शियम की डिफिशियंसी को लीड करने का काम करता है विटामिन डी। क्लियर है, इतनी आपकी कहानी कंप्लीट होती है यहाँ पर विटामिन डी से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट विटामिन के की, ठीक है। विटामिन के को क्या कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है और इसका मेन काम क्या है, विटामिन के का मेन काम क्या है, ये रक्त का थक्का जो बनता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। जैसे मान लो आपको चोट लगी और यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अगर वो ब्लड निकलते जा रहा रुक नहीं रहा, मतलब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी है। क्यों, क्योंकि विटामिन बी जो के जो होता है वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। जैसे हमारा ब्लड निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लड जम जाएगा। वो क्यों जमता है, इसी विटामिन के की वजह से जमता है। तो ये क्या काम करता है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन मतलब वही थक्का जमाने में। तो और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी मोरेजिक विटामिन इसको कहते हैं। डिफिशियंसी क्या है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, फॉल्टी ब्लड कोगुलेशन होता है। ऐसा हम बोल सकते हैं, फॉल्टी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून बहता ही रहता है, ठीक है। ये विटामिन के हो गया। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। लास्ट है हमारा विटामिन ये, विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है साइंटिफिकली या केमिकली, इसको क्या कहते हैं हम, टोकोफेरॉल। क्या कहा जाता है इसको, टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन
ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। और ये क्या, इसकी वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है, मतलब इसकी डिफिशियंसी से क्या होती है, स्टेरिलिटी आ जाती है। और वो किसके अंदर, वुमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर स्टेरिलिटी इस विटामिन ई की डिफिशियंसी से आती है। इसलिए उनको विटामिन ई खाने की सलाह दी जाती है। और विटामिन ई को ही क्या कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको कहा जाता है। और इसके बारे में बता दूं तो विटामिन ई जो है सबसे ज्यादा जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, स्वीट कॉर्न के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ई। और उसके बाद जो ऑयल सीड क्रॉप है हमारी, उनके अंदर विटामिन ई अच्छा खासा पाया जाता है। तो ये कहानी हमारी विटामिन से रिलेटेड सारी कंप्लीट होती है। बच्चों विटामिन पूरा पढ़ा हमने, हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया। क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे विटामिन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मिनरल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मिनरल्स की। तो मिनरल्स में सबसे पहले हम बात करें, मिनरल्स में मैं 3 चीजों का डिस्कशन यहाँ पे करूंगा आपके साथ, सिर्फ 3। पहला करूंगा मैं कैल्शियम का, फिर आपके साथ करूंगा फास्फोरस का, और फिर आपके साथ डिस्कशन होगा आयरन का। इसके अलावा और भी है, देखो पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है, सोडियम होता है, सेलेनियम होता है। लेकिन पोटेशियम के बारे में बता दूंगा कि ये सबसे ज्यादा स्पेनिश पालक के अंदर पाया जाता है। आयोडीन ओनियन के अंदर, ओनियन गार्लिक इनके अंदर पाया जाता है। आयोडीन की वजह से जो डिफिशियंसी होती है वो गोइटर डिजीज होती है। लेकिन अब जो है हमारे इंडिया के अंदर, जब से भारत सरकार ने ये बोला है कि जो नमक है हमारे इंडिया का, उसके अंदर आयोडीन होना जरूरी है, कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, तब से आयोडीन की कमी से जो गोइटर डिजीज होती है वो अब नहीं होती है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और सोडियम और सेलेनियम भी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे मेन डिस्कस करेंगे 3, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम जो है क्या काम करता है, ये जो कैल्शियम है, अभी हमने बोला यहाँ पे कैल्शियम जो है वो क्या काम करता है, तो कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, हमारे बोन को जो है वो स्ट्रॉन्ग देता है, हमारे शरीर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। क्लियर है, कौन, कैल्शियम। ठीक है, अब इसकी कमी से डिफिशियंसी कौन कौन सी होती है, तो इसकी कमी से वही रिकेट्स होती है, वही पिजन चेस्ट होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरी कौन सी है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये 3 डिजीज जो होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अब कैल्शियम का रिच सोर्स की बात करें, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो रिच सोर्स है, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो लीची के अंदर, लीची के अंदर सबसे ज्यादा। उसके बाद आप ले लो करोंदा, लीची के बाद करोंदा में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। वेजिटेबल की आप बात करो तो वेजिटेबल में आप कहां चले जाओगे, कैल्शियम की बात होगी तो वेजिटेबल में सबसे ज्यादा किस वेजिटेबल में पाया जाता है, तो अगेती के अंदर। किसके अंदर, अगेती ले लो, या जो करी लीव्स होती है, करी लीव्स मतलब जो हम मीठा नीम बोलते हैं ना, कड़ी वाला, जिससे हम कड़ी बनाते हैं, खाटू जिसको बोलते हैं, खाटा, तो अगेती और करी लीव्स में वेजिटेबल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम के अंदर इतना ही पढ़ना, कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करता है, विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो इसके लिए सोर्स क्या है, सबसे अच्छा तो मिल्क होता है, दूध पी लीजिए आप, और बाकी फ्रूट में लीची है, वेजिटेबल में अगेती है। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस जो क्या काम करता है हमारी बॉडी में, ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। किसमें, मेटाबॉलिक, जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें हेल्प करता है। कौन, फास्फोरस। क्या हेल्प करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है, और एनर्जी डेवलपमेंट का काम करता है। क्लियर है, एनर्जी ट्रांसफर का काम भी करता है, एनर्जी डेवलपमेंट का काम भी ये करता है। और फास्फोरस को मैंने बोला ना, अपने हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पे फास्फोरस क्या काम करता है, फास्फोरस हमारी हड्डियों को इलास्टिक नेचर, मतलब इलास्टिक मतलब थोड़ा सा लचीला बनाता है, ताकि आसानी से टूटे ना। नहीं तो पड़ा एक लठ पड़ा और हमारी हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हुआ और हड्डियां चूर हो गई। हड्डियां टूटती है ऐसी बात नहीं है, एक्सीडेंट होता है तो हमारी हड्डियां टुकड़े हो जाते हैं, चूर भी हो जाती है, वो भयानक एक्सीडेंट होता है। पर नॉर्मल केसेस में जो हड्डियां आसानी से टूटती नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इलास्टिक नेचर आ जाता है। किसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से। ठीक है, तो यह हमारी हड्डियों को क्या, इलास्टिक नेचर प्रोवाइड भी करता है। तो किसके अंदर क्या पाया जाता है उसको थोड़ा सा देख लो, किस फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा होता है और किस वेजिटेबल के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रूट्स की बात करें
किस फूड के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ये, तो ये मिलता है आपको सबसे ज्यादा आलमंड के अंदर। और वेजिटेबल की बात करूं तो वेजिटेबल में आ जाएगा एमरैंथस की लीव्स के अंदर। ठीक है, इतना याद रख लेना, आलमंड और एमरैंथस के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, आरबीसी का। ये आरबीसी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, इस ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, हार्ट में प्यूरिफाई होता है, वापस पूरी बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है। मतलब ये आरबीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा, आयरन जो है वो O2 कैरियर का काम करता है। O2 कैरियर का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर कैसे फैलती है, तो ये जो आयरन है ना, यही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो ये आयरन ही ले जाता है। क्लियर है, और प्लांट के अंदर भी ये ले जाता है। तो किसके अंदर क्या पाया जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं। आयरन की बात करें फ्रूट्स में और वेजिटेबल में, तो फ्रूट्स में बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन किसमें मिलेगा हमें, ड्राई करोंदा में। ड्राई करोंदा में सबसे ज्यादा होता है, और सेकेंड नंबर पे डेट में। ठीक है, फर्स्ट में ड्राई, दूसरा है डेट में, खजूर के अंदर। वेजिटेबल की बात करो तो वेजिटेबल में तो एमरैंथस ही है। एमरैंथस की जो लीव्स होती है उसमें सबसे ज्यादा आयरन हमें मिलता है। पोटेशियम की मैंने बोला था, तो पोटेशियम आप देख सकते हो ये मिलता है स्पेनिच में। स्पेनिच में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, स्पेनिच के अंदर से ज्यादा, दूसरे नंबर पर एमरैंथस है। तो ये हमने बात की किसकी, मिनरल्स की। मिनरल्स के अलावा अब हम बात करेंगे लास्ट में फाइबर। लास्ट में क्या बचा हमारा, फाइबर। तो देखो फाइबर क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, तो फाइबर जो है मोस्टली हमारे लिए प्ले रोल प्ले करता है। हम जो खाना खाते हैं ना, ठूस ठूस के पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो उसको पचाने में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइबर। तो हमारे खाने में फाइबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर क्या काम करता है, ये हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, हमारे खाने के साथ जब हम फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आजकल बहुत केमिकल का छिड़काव होता है, तो उसके अंदर टॉक्सिन होता है, जहरीला पदार्थ जो भी होता है हमारे खाने के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, फाइबर करता है। तो याद रखना ये क्या काम करता है, ये एक तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, जो टॉक्सिन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। किसके अंदर कितना पाया जाता है ये थोड़ा सा देख लो। तो देखो फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है फिग के अंदर, कितना, 7 ग्राम पर 100 ग्राम। उसके बाद ये पाया जाता है गुआवा में 6.9 ग्राम। ठीक है, गुआवा के अंदर 6.9 ग्राम पाया जाता है। वेजिटेबल की अगर बात करो तो वेजिटेबल में ये पाया जाता है पोटैटो के अंदर, कितना, 2.2 ग्राम पर 100 ग्राम। क्लियर है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर, सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सारे डिस्कस कर लिए, मिनरल्स डिस्कस कर लिए, फाइबर डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।